जय श्री श्याम। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक, उसके पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे कि ये जो यौगिक होते हैं, कार्बन के जो यौगिक होते हैं उनके दो प्रकार होते हैं। एक होता है संतृप्त यौगिक, दूसरा होता है असंतृप्त यौगिक। और एल्केन, एल्किन और एल्काइन ये क्या होते हैं, इनके जो सूत्र होते हैं वो कैसे याद कर सकते हैं अपन, उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में अपन आईपीएससी की फुल फॉर्म और आईपीएससी नामकरण किस तरीके से किया जाता है किसी कार्बनिक यौगिक का, हाइड्रोकार्बन का, ये सब जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक जो हैं वो दो होते हैं। एक होता है संतृप्त यौगिक, क्या, एक होता है संतृप्त यौगिक और एक होता है असंतृप्त यौगिक। तो यह नाम से ही पता चल रहा है, संतृप्त मतलब संतुष्ट है और संतुष्ट एक से ही है। यानी किसी को एक रसगुल्ला खाने को मिल गया तो वह एक में संतुष्ट है। तो इसका मतलब संतृप्त यौगिक के अंदर एकल बंध आता है, सिंगल बॉन्ड आता है, सिंगल बॉन्ड आता है, एकल बंध आता है। ठीक है, बात करते हैं असंतृप्त यौगिक की। असंतृप्त भैया एक रसगुल्ले से पार नहीं पड़ेगी, दो दे दो तो भी कोई दिए, दो दे दो तो भी सब्र नहीं है, तीन दे दो तो भी सब्र नहीं है। तो इसका मतलब ये है असंतृप्त यौगिक। और असंतृप्त यौगिक में कार्बन जो है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखना, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, लेकिन कार्बन जो बॉन्ड बनाता है, बंध बनाता है, उस 1, 2 और 3, ये 3 ही बंध बना सकता है, इससे ज़्यादा बंध नहीं बना सकता। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यानी द्विबंध और त्रिबंध, आबंध भी बोल सकते हैं इसे, द्विबंध त्रिबंध भी बोल सकते हैं, आबंध भी बोल सकते हैं। ये सभी असंतृप्त यौगिकों में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपसे परिभाषा पूछी जाए तो आप कैसे लिखेंगे? संतृप्त यौगिक के बारे में आप लिखेंगे कार्बन परमाणुओं के बीच, किसके बीच? कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से, केवल एक आबंध से जुड़े, केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक को, कार्बन के यौगिक को संतृप्त यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो कि एक कार्बन है, केवल क्या, एक कार्बन है, सिंगल बॉन्ड के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये जो है संतृप्त यौगिक है, एकल आबंध से कार्बनिक यौगिक जुड़े हुए हैं। और भी अगर आप इसमें आगे जोड़ना चाहो तो आप सिंगल बॉन्ड के साथ में और कार्बन को जोड़ सकते हो। इस तरीके से ये संतृप्त यौगिक हो गए। असंतृप्त यौगिक की क्या परिभाषा देंगे? द्विबंध अथवा त्रिबंध वाले कार्बन के यौगिक, क्या कौन कौन से? द्विबंध अथवा त्रिबंध वाले कार्बन के यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, अब बात ये आती है कि सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं, डबल बॉन्ड होता है तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं। तो देखिए, सिंगल बॉन्ड को अपन एल्केन के नाम से जानते हैं, जिसमें एकल बंध होता है उसे अपन एल्केन के नाम से जानते हैं। यानी किसी कार्बनिक यौगिक के अंदर अगर सिंगल बॉन्ड उपस्थित है तो वो एल्केन की श्रेणी में आता है, और अगर किसी कार्बनिक यौगिक के अंदर डबल बॉन्ड उपस्थित है तो वो एल्कीन की श्रेणी में आता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है तो वो एल्काइन की श्रेणी में आता है। तो कार्बनिक यौगिक को अगर एल्केन बनाना है तो एल्केन में कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, कितने कार्बन होने चाहिए यहाँ पर? तो इसके लिए एक सूत्र बनाया गया है। एल्केन, एल्किन और एल्काइन के लिए, इनको बनाने के लिए एक सूत्र बनाया गया है। तो एल्कीन में जो हाइड्रोजनों की संख्या होती है वो कार्बन की संख्या के 2 गुनी होती है। डबल बॉन्ड में ध्यान देना, सूत्र याद हो जाएगा अगर आप ध्यान से समझोगे तो। डबल बॉन्ड दिया हुआ है, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड का मतलब है कि यहाँ कार्बन की संख्या जितनी होगी उसकी 2 गुनी हाइड्रोजन की संख्या होगी। तो इसका सूत्र होता है CnH2n, CnH2n। बात आती है इसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया ना, एक बॉन्ड और बढ़ गया इसके अंदर, तो हाइड्रोजन की 2, एक बॉन्ड का मतलब है 2 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड का मतलब कितना है 2 हाइड्रोजन। तो इसका मतलब है एक बॉन्ड आपने यहाँ लगा दिया तो 2 हाइड्रोजन की संख्या कम हो जाएगी। तो इस सूत्र में से आपको -2 कर देना है, तो ये एल्काइन का फॉर्मूला बन जाएगा। इसके अलावा सिंगल बॉन्ड में देखिए, डबल बॉन्ड था, एक हाइड्रोजन हटा दिया आपने तो 2 हाइड्रोजन और जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लस का 2 हो गया, प्लस का क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये एल्केन, एल्किन और एल्काइन का सूत्र है। यहाँ पे आप देख रहे हो इसमें भी कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है। तो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें हम? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं तो आप आंसर दे देना इसका
ऐसे कार्बन, ऐसे यौगिक जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो CH4 कार्बन और हाइड्रोजन है, C2H6, C2H4, C2H2 ये सभी जो है हाइड्रोकार्बन है, सभी क्या है हाइड्रोकार्बन है। इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। संतृप्त यौगिक को अपन पैराफिन्स के नाम से जानते हैं। संतृप्त यौगिक का एक और निक नेम होता है, वो होता है पैराफिन्स। क्या होता है, बोलो जोर से, पैराफिन्स। संतृप्त यौगिक का निक नेम क्या होता है, पैराफिन्स होता है। असंतृप्त यौगिक का निक नेम क्या होता है, ओलिफिन्स होता है। क्या होता है, ओलिफिन्स होता है। याद रह जाएगा, ठीक है। यहाँ नहीं, हमने यहाँ पे यह सारी बातें जान ली और सूत्र भी जान लिया। अब एक खास बात मैं आप लोगों को बताता हूँ कार्बन की। अगर एल्केन तो है, एल्केन में तो एक कार्बन भी चल जाएगा, लेकिन अगर आपको एल्किन बनाना तो कम से कम आपको 2 कार्बन की जरूरत पड़ेगी, और आपको ट्रिपल बॉन्ड बनाना तो 2 या 2 से अधिक कार्बन की जरूरत पड़ेगी। ध्यान देना, ये बात इंपॉर्टेंट है। यानी मैथीन कभी भी नहीं बन सकता, मैथेन तो बन सकता है, ध्यान देना, मैथेन बन सकता है, ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। चलो छोड़ो यहाँ तक, मैथीन कभी नहीं बनेगा। सिंगल बॉन्ड एक कार्बन से कभी भी डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, ये आपको आगे बताएंगे। अब अपन बात करते हैं IUPAC पद्धति। क्या बात करते हैं अपन, IUPAC पद्धति। इससे पहले मैं IUPAC पद्धति, IUPAC पद्धति क्या है। IUPAC एक संस्था है। ये संस्था क्या करती है, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है। जैसे कि हमारे घर में किसी नए बच्चे का जन्म होता है तो उसका नामकरण करने के लिए अपन किसके पास जाते हैं, पंडित के पास जाते हैं, ठीक है, पंडित के पास जाते हैं। उस पंडित ही उसका नामकरण करके देता है। वैसे हम अपने आधार पर भी रख लेते हैं, वो रूट नाम कहलाते हैं। अब यहाँ पे IUPAC पद्धति एक संस्था है। ये संस्था क्या करती है, कार्बनिक यौगिकों का नाम निर्धारण करने के कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया बनाई हुई है कि कार्बनिक यौगिक का नाम आप इस तरीके से रख सकते हो। तो एग्जाम में क्या पूछा जाता है, हमें उससे मतलब है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि IUPAC पद्धति का पूरा नाम क्या है। IUPAC का पूरा नाम क्या है। तो I स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल, I का मतलब क्या है, इंटरनेशनल। U का मतलब है यूनियन, P का मतलब है पर, A का मतलब है पर नहीं है, ये प्योर करना है इसको आप, क्या होगा, ये प्योर होगा, पर नहीं है प्योर। P स्टैंड्स फॉर प्योर, P स्टैंड्स फॉर प्योर। और A मतलब अप्लाइड, C मतलब केमिस्ट्री, क्योंकि कार्बनिक यौगिक अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो ये केमिस्ट्री है। तो IUPAC का पूरा नाम इंग्लिश में इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल को अपन हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय। क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय। तो ये हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय। यहाँ पे प्योर जो था वो विशुद्ध हो गया, और यूनियन एक संघ हो गया, केमिस्ट्री रसायन हो गया, और अप्लाइड मतलब हो गया अनुप्रयुक्त करना। तो हिंदी में भी इसका नाम याद कर लेना, अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन संघ। अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन संघ, ये इसका हिंदी में नाम हो गया। तो IUPAC संस्था कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करेगी। कैसे करेगी, हमें इसके बारे में जानना है। तो एल्केन का नामकरण करने की कुछ विशेषताएं अलग है, कुछ पॉइंट्स अलग होंगे। इसके अलावा एल्काइन का नामकरण करना और एल्कीन का नामकरण करना, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट बताए गए हैं कि कैसे कैसे आप इनका नामकरण कर सकते हो। तो इन पॉइंटों को अपन समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है कि हाइड्रोकार्बन के नामकरण में कार्बन यौगिक के अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर उसका पूर्व लग्न लिखा जाता है। अब मैं आप लोगों को पहले समझा देता हूं कि पूर्व लग्न क्या होता है। लगन, पूर्व लग्न, और एक होता है अनुलग्न। अनुलग्न, पूर्व का मतलब है पहले लगने वाला, पहले लगने वाला। पूर्व लग्न का मतलब है पहले लगने वाला। अनुलग्न का मतलब है पीछे, अनु मतलब होता है पीछे लगने वाला, पीछे लगने वाला, ठीक है। तो यहां देखिए पूर्व लग्न, तो आपको पूर्व लग्न पता लगाना होगा, अनुलग्न क्या होते हैं ये पता लगाना होगा। तो ये मैं अभी आपको बता दूंगा, लेकिन आप पहले स्टेप याद करना,
हाइड्रोकार्बन के नामकरण में कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या, अंडरलाइन करना, कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या। यानी अगर कार्बन 1 है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, अगर कार्बन 2 है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, ये सभी अपन जानेंगे। तो कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर ही उसका पूर्व लग्न लिखा जाएगा। तो कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर पूर्व लग्न लिखा जाएगा। अब बात आती है अनुलग्न कब लिखा जाएगा, तो अणु में उपस्थित बंध के आधार पर। तो अनुलग्न जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा बंध के आधार पर। किसके आधार पर, बंध के आधार पर क्या लिखा जाएगा, अनुलग्न लिखा जाएगा। पूर्व लग्न दोबारा सुन लेना, कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, अनुलग्न बंध के आधार पर। यानी सिंगल बॉन्ड है तो क्या है, डबल बॉन्ड है तो क्या लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाना है। ठीक है, इसके बाद में पूर्व लग्न और अनुलग्न को जोड़ देंगे अपन, पूर्व लग्न और अनुलग्न को जोड़ देंगे। इसके बाद में हाइड्रोकार्बन का पूरा नाम लिखा जाएगा। पूर्व लग्न और अनुलग्न को जोड़कर हाइड्रोकार्बन का